ध्यान रखना है। अब HPO3 2- जो है, तो उनके लिए हम लोग कोई रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर लिख कर ही आप बना सकते हो। ध्यान रखना है, इनके लिए कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर लिख कर ही हम लोग बनाएंगे, ध्यान रखना है। अब जैसे HPO3 पर 2- है, तो आपका इसको स्ट्रक्चर बताया गया है, लिखना बताया गया, आप फॉस्फोरस लिख दो। ऑक्सीजन आपके पास 3 है, नहीं, और यहाँ पर हम लोग का माइनस लगा दो, इस ऑक्सीजन में माइनस, इस ऑक्सीजन पे भी माइनस, और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से आप लगा सकते हो, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप माइनस लगाओ, चाहे सिडबी के अनुसार यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, नहीं, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। अब आपको फॉस्फोरस पर काउंट करना है, क्योंकि यही आपका सेंट्रल एटम है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग करना क्या होता है, सेंट्रल एटम का बॉन्ड पेयर चाहिए, नहीं, यानी से बॉन्ड पेयर का मतलब कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हमको चाहिए कितना है, और साथ साथ हमको सेंट्रल एटम पर लोन पेयर चाहिए कितना है, नहीं, तो हम यहाँ पर हम इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा। एक तो पाई बॉन्ड है इसमें, नहीं, तो यहाँ से आपको सिग्मा बॉन्ड आ गया 4, सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आपका आ जाएगा 4। आप ही लोग क्लास में इसको बीमारी धरता है, नहीं, रुक जाता है, सिग्मा बॉन्ड 4, ध्यान रखना है। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ 4 आ गया। और फास्फोरस के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो आप देखोगे पांचों का यूज किया है कि नहीं किया है, 1 2 3 4 और एक 5, तो लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आएगा, तो उस धार पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। नहीं, वो तो तभी हम पहले भी रूल लिखवाए थे ना, कि वो रूल्स तभी लागू होते हैं जब आपका केंद्रीय परमाणु के साथ सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे, बस में है ना। अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होगा तो स्ट्रक्चर रूल लगाना होगा हमेशा, है। हाँ, वो ऐसे है कि लह गया, वो अलग बात है। अच्छा, अभी कोई दिखा रहे थे वो फॉर्मूला, वो अभी भी दिखा रहे थे। चलिए बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, अप्लाई किया जाए। क्या चीज़ का फॉर्मूला है, क्या चीज़ का, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। हाँ, दिया हुआ होगा तो उसको लिख लिया जाए। कोई भी चीज़ नया है तो उसको लिख लेने में क्या दिक्कत है, बोलिए क्या लिखा है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, यही ना, ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, ये लिख दिया। फिर प्लस, प्लस निगेटिव चार्ज, ठीक है, यही ना, ऐसे लिखे ना, माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्लस, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन वाले केस में, या मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी एक होगी सिर्फ उसी पर लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल तो सब पे लगेगा ना। बस में जैसे स्ट्रक्चर का हमारा कोई कंडीशन नहीं है, स्ट्रक्चर आपको बनाने आता है, नहीं, तो हाइड्रोजन लिखना कोई भारी नहीं है, बस में रहा। अब ये क्या लिख दिया ना, इसे मोनोवैलेंट एटम लिख दिया, यानी ये रूल सिर्फ उन्हीं पर लगेगा जिसमें मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट रहेंगे, बस में रहे। तो ये वैसा तो काम का घबराने वाला रूल हो जाएगा, बस में रहे। तो फिर इस फॉर्मूला में मोनोवैलेंट लिखा हुआ है, ऐसे कैसे, ये केसेस करना हो क्या, ये फॉर्मूला जो आप है, जो फॉर्मूला आपका जहां भी दिया हुआ है, नहीं, क्या ये सभी मॉलिक्यूल्स पे लागू हो रहा है, ऐसे कैसे याद करेंगे, स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ते हैं ना,
नहीं तो स्ट्रक्चर अब कहीं आप जैसे ये बोल रहे हैं कि मोनोवैलेंट पे ही लागू होगा, आप बोल रहे हैं नहीं सर कहीं कहीं डाइवैलेंट पे भी लागू हो जा रहा है। नहीं तो कहीं कहीं वाला में काम घबराने लगेगा। बस में आ रहा है ना। ठीक है। हम लोग रूल्स मतलब अगर ट्रिक्स भी हो तो ट्रिक वैसा हो कि मतलब मैक्सिमम पे लग जाए। बस में आ रहा है ना। और एका दुका पे नहीं लगे तो ठीक है। अगर वैसा ही लग जाए तो उसको यूज कीजिए, आप ध्यान रखना है। नहीं तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लग जा रहा है, चेक कर लिया जाए एक बार इस केस में, लेकिन सभी पे लागू नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है। चल जैसे 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम जी, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितना 5 प्लस। ठीक है। निगेटिव चार्ज तो निगेटिव चार्ज 2 - N2 जोड़ दें इसमें। ठीक है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट एटम 1 है तो +1, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है, बाकी किसी की वैलेंसी 1 नहीं होती है। फॉस्फोरस की 5 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इसको जोड़ दिए। अब यहाँ से हम लोग कितना आ गया 5/2, इसको ना पहले सॉल्व करेंगे। नहीं तो 5/2 एंड 2.5 है क्या 3 हो जाएगा, ये जोड़ है तो 2 1 3, यही ना हुआ। इसको सॉल्व करेंगे ना जी, 5/2 तो 2.5 नहीं आएगा, अब प्लस में 3 नहीं आएगा, बराबर में 3 और 2 5.5 नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ये वाला पूरा एक साथ आप लिखे हैं, अब 1/2 पूरा बाहर है, यानी अंदर वाला पूरा सॉल्व कर दिया अपना ब्रैकेट वाला, तो हम लोग उस तरह से नहीं लिखे हुए हैं, तो इसको हटाया जाए, ऐसे किया जाए। नहीं तो ये हो गया 5 2 7 और 1 8, 8 और बट्टा में 2 कितना आ गया 4। नहीं तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या है sp3, इस तरह से भी कर सकते हैं, तो इस पर लागू हो रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि I3- पे लागू नहीं हो रहा है, तो इसमें लिखा है मोनोवैलेंट आइटम्स पे ही लागू होगा, तो एक्स्ट्रा है कोई फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ज़्यादा कोशिश कीजिए याद करने का, लगा के देख लिया जाए। SO4 2- लगाएं तो 1/2 को बाहर रखा जाए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 6, निगेटिव चार्ज 2 और मोनोवैलेंट एटम 0, यही ना आएगा। तो ये 6 2 8/2 4 सही लागू हो रहा है इस पे, sp3 आएगा। नहीं इस पे हम लोग का लागू हो रहा है मोनोवैलेंट एटम पे, नहीं किसी और पे चेक करके देख लिया जाए। PO4 पे 3-, इस पे भी लागू होना चाहिए। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 3 8, हाँ लागू हो रहा है इस पर भी। नहीं तो 8/2 कितना आ गया 4, यानी हाइब्रिडेशन sp3 ये सही है, ऐसे ही कहते हैं। नहीं ये 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं, नहीं और प्लस में 3 क्या है चार्ज, चार्ज को लिख रहे हैं, और इसमें जो है हम लोगों का क्या बोल रहे हैं हम लोग मोनोवैलेंट एटम 0 है, तो उनको हम लोग 0 कर दिए, तो उस तरह से इस पर लागू हो जा रहा है। तो I3- पे क्यों लागू नहीं हो रहा था देखते थोड़ा, I3- था ना। नहीं अब इस पे देखते तो 1/2 हम लोगों का 7, तो यहाँ पर हम लोग 7 कर देते। नहीं और निगेटिव चार्ज इस पे +1 है, मोनोवैलेंट तो इसमें है ही नहीं, नहीं तो मोनोवैलेंट नहीं है तो यहाँ प्लस में क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 1 8/2 यानी कि 4। ऐसा लग रहा है कि सब केस में सर्वेज का 4 आ रहा है क्या, बोलिए कुछ बोल रहे हैं क्या। आई नहीं इसका वैलेंसी हम लोग का 1 3 5 7 होता है, नहीं 1 3 5 7 होता है, तो अगर एक वाला लगाएंगे तब यहाँ 3 लिखेंगे। अच्छा एक को सेंट्रल टर्म मान लें, बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये तो, इसको हटा दें। नहीं और इसको हम लोग क्या मान लें 2 मान लें, सेंट्रल टर्म को छोड़ देते हैं, तब हम लोग का 7 1 8 और 2 10, इसको काट दें 7 1 10/2 5, तब आ जाएगा sp3d, sp3d इसका सही है, इस तरह से तब लग रहा है, इस तरह का देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो हो सकता है, नहीं थोड़ा सा सब पे ट्राई कर लें और उसके बाद देख लें कि क्या चीज न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले पर तो कोई भी न्यूट्रल वाला चेक कर लो।
XCO3 या XCO4 पे किसी भी चेक कर लो, XCO3 पे चेक कर लो, तो ये आ जाएगा 1/2। और उसके बाद कर सकते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल टर्म का 8, और चार्ज तो कुछ है नहीं, नहीं, और मोनोवैलेंट 0, तो इस पर भी सही लागू हो रहा है। 8/2 4 ही आएगा, इस पर 3 आएगा, सर सही है, इस पे भी सही है। SF6 पे भी लागू होगा, देखा जाए। SF6 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब इसको मानना पड़ेगा फ्लोरीन को, नहीं तो फ्लोरीन को मोनोवैलेंट है ही हम लोगों का, तो इसका 6 मान सकते हैं, सल्फर को छोड़ दिए, तो 6 6 12 अब बट्टा 2, तो 12/2 कितना आएगा 6। अगर 6 आएगा तो क्या आएगा sp3d2, ये भी सही है। लागू तो हो रहा है सब पे, सब पे लागू हो रहा है। नहीं, अब इसमें ये ध्यान रखना ना, बेसिक वैलेंसी लेना है, देख रहे हो, जैसे बेसिक वैलेंसी, यानी जो एक्साइटेड स्टेट वाला वैलेंसी है उसको नहीं यूज करना है, नहीं, जो हम लोग ग्राउंड स्टेट वैलेंसी है ना उसको यूज करेंगे, तो लग तो जा रहा है, तो ठीक है ये फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, सब पे लग रहा है, याद कर सकते हैं, लगभग नहीं सब पे लग रहा है, आईसी मैथ पे लग ही रहा है। वो सेंटर में थोड़ी ना काउंट करेंगे, छोड़ देंगे और याद रखेंगे बेसिक वैलेंसी यूज करेंगे। नहीं, कुछ और चेक कर लेते हैं, नया फॉर्मूला मिले तो कुछ और चेक कर लीजिए, सब पे लागू तो अच्छा ही है ना कि एक और फॉर्मूला हम लोग को मिल रहा है। चलो कोई और एग्जाम्पल ऐसे ही है, O2 माइनस पेरोक्साइड आयन, देखा जाए 1/2, उसके बाद एक एटम, इसमें कोई सेंट्रल एटम है नहीं, नहीं, लेकिन एक ही को मानो। अगर हम निकाल लें एक ऑक्सीजन का तो कितना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना 2 हो जाएगा, ठीक है, और मोनोवैलेंट तो इसमें 0 है, तो 6 2 8/2 कितना आया 4, sp3 आ ही रहा है, sp3 तो है ही, O माइनस का sp3 होता है, ध्यान रखना है, तो सब पे लागू हो रहा है। जैसे BeCl2 पे चेक कर लेते, नहीं तो 1/2, उसके बाद इसका वैलेंस तो कितना 2, चार्ज तो 0 है, और प्लस में मोनोवैलेंट आइटम क्या है, अब इस क्लोरीन को माने हम लोग बेसिक है, नहीं तो क्लोरीन आपका 1 है तो इसका 2 मान लो, नहीं तो 2 और 2 कितना 4, 4/2, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, नहीं तो हाइड्रोजन क्या है sp, ये भी सही है, सब पे लागू हो रहा है। N3 माइनस, उस पर भी चेक कर लिया जाए, N3 माइनस, तो इसमें एक ही नाइट्रोजन को लेंगे, एक को छोड़ेंगे, 2 को लेंगे, बस मेरा है, मतलब ऐसा अगर सेंट्रल मोनोवैलेंट था तो, अभी तो मोनोवैलेंट है तो सबको 0 मानेंगे। चलो 1/2 वैलेंस तो कितना 5, नाइट्रोजन का वैलेंस तो कितना 5। अब उसके बाद इसमें आ जाए तो प्लस में 1 और प्लस में 0 होगा ना, दिक्कत है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अच्छा इसमें गड़बड़ हो जा रहा है, 6/2 आ जा रहा है, 6/2 आ जा रहा है, तो इसमें कितना आ रहा है 3, तो हाइड्रोजन sp2 है, लेकिन sp होता है, sp होता है, लगेगा इस पे भी, थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो इस पे भी लगेगा। दिमाग क्या लगाना है कि अगर फिर स्ट्रक्चर वाला बात आ जाता है, जैसे स्ट्रक्चर में अगर ध्यान में रहे कि जो सेंट्रल एटम होता है ना N, उस पर N पर प्लस होता है, बस में आ रहा है, तो ऐसे अगर देखेंगे तो तुरंत sp आएगा, नहीं ऐसे होता है, CrO3 देखा जाए, Cr दिमाग में आ रहा नहीं देखा जाए CrO3, तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 6, और चार्ज तो 0 है, और मोनोवैलेंट आइटम भी 0 है, तो यह आ जाएगा 6/2 3 sp2, सही तो है, sp2 ही आता है CrO3 का। N3 माइनस में थोड़ा सा बस दिमाग अगर लगाएंगे ना, तो N3 माइनस 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग 4 कर दें, जैसे N प्लस है ना, अगर किसी के दिमाग में रहे थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी, नहीं तो N3 माइनस ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है, तो जो सेंट्रल एटम है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब नाइट्रोजन न्यूट्रल होता है तब उसका वैलेंस कितना होता है 5, अब अगर N पर प्लस आ गया तो वैलेंस कितना होगा 4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते 4 लिखेंगे, तब आ जाना चाहिए, नहीं
तो गड़बड़ हो जा रहा है। अच्छा, तो इसको दो करता भी नहीं आएगा, इस पे नहीं लागू हो रहा है। नहीं, एक्सेप्शन। एक ये ही ना आया भाई, और तो मैक्सिमम पे लागू हो ही रहा है। हैं? क्या बोल रहे हैं? कौन थ्री पर? N3 माइनस पे P3 माइनस कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं, वाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रखना है, हम बताए थे कि छोटे आइटम जो होते हैं ना वही पाई बॉन्ड बनाते हैं। बड़े आइटम जैसे साइज बढ़ता जाएगा ना, वैसे जो पाई बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, घटते जाती है। ठीक है, तो याद कर लेंगे। नहीं, ये भी ठीक है, मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रक्चर्स नहीं याद रहता है। नहीं, तो एक तो तरीका आपके पास है, एक तरीका निकालने का आपके पास है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बॉन्ड पेयर निकाल दो। तो ये भी दो ही स्टेप है। एक्चुअल देखा जाए तो क्या निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर तो रिमाइंडर आया तो है, नहीं है तो नहीं है, बस मेरा है, तो वो स्टेप भी आपको ज्यादा भारी नहीं है, आसानी से याद कर देते हो। और ये भी ठीक ही है, 1/2 कर दे रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दे रहा है, तो रूल्स एक्चुअली ये भी वही है। अगर देखोगे ना तो एक्चुअली वही चीज को खाली थोड़ा सा घुमा दिया है। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो देखो इस फॉर्मूला को हम बनाते हैं कैसे। जैसे ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है ना, 1/2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर क्या है, प्लस निगेटिव चार्ज। हाँ, निगेटिव चार्ज कर दिया है, और फिर प्लस क्या किया है, हाँ, माइनस पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लिखा हुआ है। और फिर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम्स, ऐसे लिखा हुआ है। नहीं, तो ये जो 1/2 हम लोग का चल रहा है, एक्चुअल देखो तो हम लोग क्या करते थे, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए रूल बताया गया। नहीं, तो हम लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर देखा जाए ध्यान से, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले क्या निकालते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते थे, उसमें हम लोग चार्ज इंक्लूड कर लेते थे। नहीं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज आता तो यहाँ पे प्लस कर देते थे। नहीं, हम यहाँ लिखते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज। हम लोग जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते थे वो चार्ज के साथ निकालते थे, नहीं निकालते क्या? ध्यान रखना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज। ठीक है, और सेकेंड में हम निकालते थे बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड आप निकालते थे। नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मूला क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बट्टा में कितना, 8। अगर हम लोगों का कौन सा है, अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं है तो, अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो सिर्फ 2 से डिवाइड करो, ड्यूएट वहीं से बनता था। नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 8, ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग किया है 1/2। ठीक है, 1/2 कर दिया और मोनोवैलेंट आइटम कर दिया है। ठीक है, यानी ये सब पे जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से बनाया गया है। और तीसरा में हम लोग तब करते थे, लोन पेयर निकालते थे, और लोन पेयर के लिए क्या करते थे, रिमाइंडर, जो हम लोग का आता था, रिमाइंडर और डिवाइडेड बाई 2, ये करते थे। और बॉन्ड पेयर लोन पेयर जोड़ के निकाल लेते थे। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। इसका भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन बेस्ट मेथड मेरे लिए होता है स्ट्रक्चर, क्योंकि वो हर जगह काम करता है। बस मेरा वो जल्दी गलत होता ही नहीं है, स्ट्रक्चर्स मेथड जो है वो हमेशा लागू होता है। ठीक है, तो ये आप दो तरीका है, नहीं, या एक तरीका हम लोग कौन सा देखें, स्ट्रक्चर मेथड। अगर स्ट्रक्चर आपके पास है तो स्ट्रक्चर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। 3 तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, या तो ये फॉर्म लगाओ, या तो ये फॉर्म लगाओ, नहीं, या तो स्ट्रक्चर मेथड अप्लाई करो। ठीक है, ऐसे बेस्ट तरीका स्ट्रक्चर मेथड ही होता है, देखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलो चलो, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए। हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को देखना है इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स या हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको हाइब्रिडेशन चेक करना है नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जब भी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक का जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी वैसे कंपाउंड जो कार्बन रखते हैं, बस में आ रहा है, वैसे कंपाउंड जो कार्बन रखते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप ये भी जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली सेंट्रल एटम का काम कौन करता है, कार्बन, ध्यान रखना है। तो ये भी आप जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल एटम, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन होता है, कार्बन होता है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम अगर कार्बन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हम लोग किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का, ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का संकरण निकालना है, किसका निकालना है, कार्बन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का संकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का संकरण ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का संकरण ज्ञात करना होता है। तो कार्बन का संकरण हम लोग ज्ञात करेंगे, चलो चेक करते हैं कार्बन का संकरण। देखा जाए, हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखने जानते हैं 1s2 2s2 2p2, यही कॉन्फ़िगरेशन होता है, यही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 2s और 2p। तो 2s के लिए एक डब्बा, इलेक्ट्रॉन इसमें 2, p के लिए आप डब्बा बनाते हो 3 डब्बा, इलेक्ट्रॉन इसमें 2, 1 और 1 2। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जंप करता है क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4। तो ये हम लोग का हो गया, इसके पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन आ गए अब कितने, 4। तो ये कौन सा स्टेट था, ग्राउंड स्टेट, और ये कौन सा स्टेट था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इस केस में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो बॉन्ड भी कितना बनाएगा, 4, कार्बन बॉन्ड बनाएगा 4, ध्यान रखना है। इसमें आप ये समझते हो, अगर हम इसको यहां पर लिखें, देखा जाए, चलिए, जैसे इसको हम लोग यहां पर लिखें, इसी डब्बे को हम यहां पर लिखना चाहते हैं, देखा जाए, जैसे 2s में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और 2p में इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 2 3, इसको आप s कह रहे हो, एक को px कह रहे हो, एक को py और एक को pz, यही कह रहे हैं, ध्यान रखना है। अब अगर कार्बन का s और p भाग ले, कार्बन का s और p भाग ले, नहीं, s और px भाग ले, तो उस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। इस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। अगर s px और py भाग ले तब क्या होगा, sp2 होगा। अगर हम लोगों का ये तीनों भाग ले, sp3। चलो, आप जानते हो कि ये सेकेंड ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट। क्या इसमें 2db होता है क्या, नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। कार्बन के पास, कार्बन के पास d ऑर्बिटल, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये समझ में आ रहा है कि जो कार्बन है इसका संकरण 3 तरह का हो सकता है। या तो इसका संकरण sp होगा,
या तो इसका संकरण sp2 हो सकता है, या तो इसका संकरण sp3 हो सकता है। नहीं, कार्बन का 3 तरह का ही संकरण हो सकता है, sp, sp2 या sp3, इन्हीं तीनों में से कोई इसका संकरण हो सकता है। क्या sp3d लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अगर हम लोग यहाँ से कंपाउंड लेते हैं, कोई भी अब कंपाउंड यहाँ दे दिया गया, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक कंपाउंड हम लिख दिए। अब इसको फैला के लिखते हैं। यहाँ से हम लिखे कार्बन, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो हम 3 हाइड्रोजन खींच दिए। फिर इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। आपको दिखाई देगा कि इसमें ये जो कार्बन है वही केंद्रीय परमाणु है। ये जो कार्बन है वही क्या है? केंद्रीय परमाणु है। तो अगर ये कार्बन आपका केंद्रीय परमाणु है तो इसका हमको संकरण ज्ञात करना है। तो इसके इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, और इधर भी कितना? सिग्मा। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड का फंक्शन कर रहा है? तो कार्बन जो है केंद्रीय परमाणु है और सिग्मा बॉन्ड 4। इसके पास लोन पेयर कई गो है? 0। लोन पेयर है 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? इलेक्ट्रॉन पेयर 4। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp3। यानी यहाँ जो कार्बन होगा उसका संकरण क्या होगा? sp3। सेम एज यहाँ भी जो कार्बन है उसके पास भी वही स्थिति है, 1 2 3 और 1 4। तो इसका भी संकरण क्या होगा? sp3 होगा कि नहीं होगा? सेम एज अगर हम यहाँ से ऐसा लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ले लिए कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को तुम ध्यान से देखो, इस एक कार्बन पर हाइड्रोजन कई गो है? तो इस एक कार्बन पर 2 गो हाइड्रोजन, तो हम देखो 2 गो हाइड्रोजन लिख रहे हैं। फिर बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। फिर क्या है? कार्बन। फिर इस पर 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। अब सिग्मा बॉन्ड लिखो। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो हमेशा क्या होगा? सिग्मा। नहीं, अभी नहीं कि सर कोई जादू मंत्र से नहीं बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तुम पूछी थी कि सर आप ऐसे ही सिग्मा पाई फटाफट लिख देते हैं, ये कैसे? हम ये बात बताए थे, याद कीजिए। क्या बताए थे? कि जब भी 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा। डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड तो 1 सिग्मा और 2 पाई, याद रखना है। नहीं, चलो ये क्या होगा? सिग्मा। ये क्या होगा? सिग्मा। ये क्या होगा? सिग्मा। ये क्या होगा? पाई। अब इस कार्बन का चेक कर रहे हो तो इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड चेक करो। तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। लोन पेयर चेक करो 0। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 3। तो यहां से आपको हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा? sp2 मिलेगा, ध्यान रखना है। सेम एज इस कार्बन का भी क्या मिलेगा? sp2 ही मिलेगा, क्योंकि इसका भी वही आएगा, सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर 0। जिसको जहां दिक्कत होगा रोकिएगा, रोक के पूछिएगा, बोल दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब आ जाओ। एक और हम लोग कंपाउंड दिया गया, तीसरा केस, नहीं, जिसमें हम लोग को दिया गया HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, ऐसा दिया गया। इसको देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कई गो है? एगो। तो फैलाओ इसको, हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर H लिख दिए। चलो इस कार्बन का हाइड्रोजन चेक करना है। सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, बाकी ये क्या होगा? पाई, और ये भी क्या होगा? पाई। तो इस कार्बन के पास तुम सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कई गो? 2 गो। और लोन पेयर कई गो? लोन पेयर इसके पास 0, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? 2। तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा? इसका केस भी वही है कि नहीं है? है। यहाँ भी 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, लोन पेयर क्या होगा? 0। लोन पेयर 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन अपना 1 2 3 4 चारों यूज कर चुका है, तो यूज कर चुका है तो लोन पेयर 0 है, तो इसका भी हाइड्रोजन क्या होगा? sp। बोलो दिक्कत है? नहीं, इतना में दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ से कंक्लूजन यही है कि अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, नहीं, तो हमेशा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर कहीं कार्बन के पास, किसी एक कार्बन के पास अगर पाई बॉन्ड दिखाई दे दिया, एक पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे दे, यानी डबल बॉन्ड दिखाई दे दे, तो उसका sp2 होगा। और अगर कहीं कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे दिया तो उसका हाइड्रोजन क्या होगा? sp होगा। बस में आ रहा है ना? कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड तो sp3। कार्बन के पास, एक कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड दिखाई दे, एक डबल बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड दिखाई दे, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। और अगर एक कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड दिखाई दे यानी एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड की लंबाई sp की सबसे कम होगी? नहीं होगी। जैसे जैसे बॉन्ड बनता जाएगा वैसे वैसे 2 एटम के बीच की दूरी कम होते जाती है। दूरी कम होगी तो नाभिकों के बीच की दूरी कम होगी, नाभिकों के बीच की दूरी कम होगी तो बॉन्ड की लंबाई भी क्या होगी? कम होगी। क्या रहा है? नहीं, हम कितनी बार बोलते हैं कि जो बॉन्ड की संख्या जो हम लोग गिनते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक्चुअली होता क्या है? ये आकर्षण बल है।
दो नाभिक एक दूसरे के नजदीक आज चले गए तो हम लोग को जब थोड़ा सा नजदीक आया तो मतलब सिंगल बॉन्ड बन गया, और नजदीक आ गया तो हम लोग डबल बॉन्ड बन गया, और नजदीक आ गया तो अच्छा ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बस में आ रहा है। अब ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा नहीं होता है क्योंकि उससे ज्यादा नजदीक आइटम को लाएंगे ना तो उनके बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्सन होने लगता है। नहीं, इसलिए उनके बीच में चौथा बॉन्ड की हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। बस में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसे बॉन्ड तो खींचेंगे सर 4 को बनाइए ना, 5 को बनाइए ना, तो नजदीक लाइए ना। बस समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम लोग ये कह रहे थे कि अगर कोई आपको कार्बन दिखता है चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, ठीक है, पहला पॉइंट, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। समझ में आया? अगर आपको एक कार्बन दिखता है और इसके पास एक डबल बॉन्ड दिखता है, एक डबल बॉन्ड, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर आपको एक ऐसा कार्बन दिखता है जिसके एक तरफ 3 बॉन्ड दिखाई दें, नहीं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा? sp। बोलो दिक्कत है? तो ये आपको पहचानने आना चाहिए। अब जैसे नॉर्मली हम लोग आगे चल के मिलेगा जिसमें मान लो हम लोग का इस तरह का दिया रहेगा, देखा जाए, समझने की कोशिश करें। यहां से हम लोग को अब दे दिया कोई से कंपाउंड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H दे देगा। नहीं, और बोलेगा फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कार्बन का संकरण ज्ञात करें, यानी जितने भी कार्बन है सभी कार्बन का संकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सब सिंगल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है? तो सीधे नहीं लिखे, दिक्कत है। अब एक डबल बॉन्ड है, देख रहे हो? नहीं है, थोड़ी ना हाइब्रिडेशन निकालना है, बस में सिंपली केयर करना है। सिंगल बॉन्ड तो sp3, डबल बॉन्ड तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड तो sp। सिंपल ऐसे बोलना है। नहीं, जैसे हम लोग का इस तरह का दे दिया गया, इस तरह का दिया गया, तो पहले वाले क्या लिखेंगे? sp3, क्योंकि देख रहे हो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन जहां भी है तो सब सिंगल बॉन्ड होगा, और यहां भी सिंगल बॉन्ड दे दिया है sp3, यहां पर sp2, क्योंकि इसके पास एक ही डबल बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा और एक ही पाई है। इस कार्बन के पास आओ, क्या होगा? sp होगा। नहीं, यानी यहां पर एक और पॉइंट ऐड हुआ, क्या? कि अगर कोई कार्बन आपको दिया रहे इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड दोनों तरफ आ गया, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp, क्योंकि देख रहे हो सिग्मा बॉन्ड तो दो ही होगा। नहीं, और ये क्या है? पाई, और ये क्या है? पाई, तो पाई बॉन्ड तो काउंट करते नहीं है, सिर्फ क्या काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0, तो हाइड्रोजन क्या होगा? sp। समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोग को देखोगे तो इसके पास पाई बॉन्ड 2 आ गया, जैसे ही 2 पाई बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन क्या होगा? sp हो जाएगा। बस में आ रहा है? अब चलो यहां ध्यान देखो, इसे क्या लिखेंगे? sp2, इसे क्या लिखेंगे? sp3 होगा ना। देख लो इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, यहां आओ ट्रिपल बॉन्ड sp। देख लो, किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकते हैं। कहां पर? बोलो, कहां पर सिग्मा होगा? नहीं सर का, अरे क्लास में बोलने से, पढ़ाई के मैटर में कुछ भी बोलने से के लिए सोचना नहीं है। डिस्कशन करने के लिए आपको जो मन में आता है वो आप डिस्कस कीजिएगा ना, उतना ही ठीक है। हाँ, बेंजीन का ही होएगा, सबका sp2 आएगा, बेंजीन में सबका sp2 आएगा। देखा जाए बेंजीन C6H6, यही आपका बेंजीन होता है। नहीं, हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना। यही आपका बेंजीन है। अब बेंजीन में कार्बन का ऑप्शन पूछता है तो आप चेक करो, सिग्मा 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 पाई, तो इसके पास पाई बॉन्ड कौन है? क्या लिखें?
दिखे ना, दिक्कत है? नहीं, इसको चेक करो, फिर वही हाल है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। इसको देखो, फिर एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड sp2, फिर ध्यान से देखो sp2, फिर देखो, बोलो दिक्कत है? कर सकते हैं ना? नहीं, और sp2 होता है तो शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर का शेप क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो किसी भी एक कार्बन को पकड़ोगे ना तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप दिखाई देगा। जैसे इसको पकड़ लो, इस कार्बन को हम पकड़ रहे हैं, देख लो, इसके इधर क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड। इधर क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। इधर क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। बनेगा? नहीं, सबका किसी को उठाओगे ना, इधर इधर, और बॉन्ड खींचोगे, फिर ट्रायंगल बन जाएगा। बस में, तो लगभग ये सब स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रायंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। और वही सब आपस में मिल गया तो बेंजीन बन गया है। ध्यान रखना है। बोलो दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो इस तरह से आपसे कार्बन का जो है हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह का हम लोग को आता है। चलो आगे बढ़े। तो हाइब्रिडाइजेशन में किसी को दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत तो बोलिए, क्योंकि फिर देखो ट्वेल्थ में ना बार बार ये यूज में आता है। जब ट्वेल्थ हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके, ठीक है, देखिए जो आप देखोगे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखना इसमें कितना यूज आएगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बस में आ रहा है? वो आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस जब हम पढ़ाएंगे ना तो पूरा वो यूज करेगा। देखो पाई बॉन्ड रोटेट करेगा, वो बोलेगा। बस में आ रहा है? तो पाई बॉन्ड रोटेट करेगा तो पहले सिग्मा पाई बॉन्ड जानते हैं, वही ना समझेंगे भाई। ठीक है, तो ये सब चीजें अब आने वाली हैं। लोन पेयर देखो, पाई बॉन्ड रोटेट करेगा, चार्ज रोटेट करेंगे, ये सब पॉइंट अब आने वाला है? बिल्कुल, पाई बॉन्ड रोटेट करता नहीं है। हम लोग देखो तो बेंजीन का जो ये लिखते हैं इस तरह से, मेरा ध्यान समझिए, हम जो बताए हैं और अभी जो बोल रहे हैं दोनों में फर्क है। बस मेरा है, हम किसी को बोलते हैं जैसे आप बोले कुछ तो बोले हाँ, नहीं किसी बोले यानी क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं। दोनों में फर्क होता है। बस मेरा है। तो उस समय हम जो बोले थे तो हम बोले थे, ध्यान सुनिए, उसमें बोलते कि अगर दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो एक एटम को रोक कर दूसरे एटम को रोटेट किया जा सकता है, ये हम कहे थे। यानी एक परमाणु के सापेक्ष में दूसरे परमाणु को हम रोटेट कर सकते हैं यदि उन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा तब। ठीक है, ऐसा हम बोले थे। अब अभी जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि पाई बॉन्ड्स रोटेट कर रहे हैं। हम परमाणु को रोटेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पाई बॉन्ड्स जो है ना वो मूव कर रहे हैं। पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग, एटम्स आर स्थिर, एटम्स आर स्टेशनरी। स्थिर का मतलब स्टेशनरी नहीं, एटम्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं, स्थिर हैं नहीं, और जो पाई बॉन्ड्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं। दोनों बातों में फर्क है। बस में एक में हम क्या बोले, एटम्स आर रोटेटिंग नहीं, और इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड्स आर रोटेटिंग। ठीक है, तो जैसे आप फील कर सकते हो, देख लो, जैसे बेंजीन में क्या होता है, यही ना होता है, और सब पे एक एक हाइड्रोजन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बोलो दिक्कत है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब पे एक एक हाइड्रोजन है। बताओ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर सही है कि ये वाला सही है? कैसे दोनों सही है ये बताइए? इसमें तो पाई बॉन्ड का पोजीशन जो है वो हम देखें अगर, तो इसको अगर 1 नंबर कार्बन मानते हैं, मान लो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग जैसा इसमें है वैसे इसमें ही करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो 1 2 कार्बन है इसके पास अभी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, और यहाँ 1 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। बस में आ रहा है? तो पाई बॉन्ड क्या किया, रोटेट किया नहीं, इसलिए बेंजीन का ना ही ये स्ट्रक्चर सही है और ना ही ये स्ट्रक्चर सही है, दोनों से क्या है, गलत है। बस में आ रहा है? बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर जब आप पढ़िएगा, रेजोनेंस पढ़िएगा, तो रेजोनेंस जब पढ़िएगा तो रेजोनेंस से बताया जाए कि बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर क्या है। ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। नहीं, कैसे होता है आप समझ सकते हैं अभी थोड़ा सा। देखो यहां पर आप देखोगे तो पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड्स कितने हैं?
पाई बॉन्ड्स बराबर 3, 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने हैं 3। पोजीशंस काउंट करो, टोटल पोजीशंस कितने हैं देखो, ये एक पोजीशन हुआ, ये दूसरा पोजीशन हुआ, ये तीसरा पोजीशन हुआ 3 पोजीशन, ये चौथा पोजीशन 4 पोजीशन, ये पांचवा पोजीशन 5 और ये हो गया छठा। टोटल पोजीशंस कितने हैं 6। तो हम यहां लिख रहे हैं देखो बाबू, टोटल पोजीशंस, टोटल पोजीशंस आप देखोगे तो टोटल पोजीशन कितने हैं 6। तो ये पाई बॉन्ड जो है ये रोटेट कर रहे हैं, नहीं पाई बॉन्ड कितने हैं 3, और ये 3 पाई बॉन्ड 6 जगहों पे रोटेट कर रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं 3 पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स 6 जगहों पर रोटेट कर रहे हैं, 6 जगहों पर रोटेट या घूम रहे हैं, 6 जगहों पे घूम रहे हैं। तो अगर 6 जगहों पे घूमेंगे तो सोचो कि एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा, एक जगह हिस्सा कितना पड़ेगा 6 जगहों पर 3 पाई बॉन्ड को बांटा गया, नहीं तो एक जगह हिस्सा पड़ेगा 1/2, कितना पड़ेगा 1/2, ध्यान रखना है। यानी कि हम लोग कोई पूछता है कि यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये जो हम डार्क लाइन से दिखाए हुए है वो है सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा है पाई बॉन्ड। तो कोई पूछता है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो कितना है, तो 1/2, नहीं यहाँ पर ये पाई बॉन्ड कितना है तो 1/2, इन दोनों कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में कितना है तो 1/2, इन दोनों कार्बन के बीच में कितना है तो 1/2 पाई बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कितना है तो वो भी कितना है 1/2, इन दोनों के बीच में कितना है तो वो भी है 1/2। तुम 1/2 को 6 बार जोड़ दो, तो 1/2 को तुम 6 बार जोड़ दो, 1/2 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया और 6 बार हो गया। तुम जोड़ोगे तो 6/2 आएगा, कटे कितना आएगा 3, तो 3 पाई बॉन्ड नहीं आ गए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं। तो ये होता है बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बस में आ रहा है। क्योंकि अगर तुम यहां देखो तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच क्या दिख रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या दिख रहा है सिंगल बॉन्ड। तो इस फिगर के अनुसार अगर तुम कहोगे तो तुमसे कोई पूछेगा बताओ ये वाला बॉन्ड जो है छोटा की बड़ा, तो ये छोटा होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में 2 परमाणु ज्यादा नजदीक चले आते हैं, नहीं तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दिस बॉन्ड इज स्मॉल, यानी ये बॉन्ड क्या होगा छोटा, बट दिस बॉन्ड इज लॉन्गर, ये बॉन्ड क्या होगा बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये बॉन्ड आपका बड़ा इस फिगर के अनुसार, और ये बॉन्ड छोटा, ये दोनों बॉन्ड कंबाइन करके होते हैं, ये बॉन्ड क्या होगा छोटा, यानी यहां पर दूरी कम होगी, यहां पे दूरी क्या होगी ज्यादा होगी, नहीं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है तो बेंजीन में प्रत्येक 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी एकदम परफेक्ट बराबर होती है, ध्यान रखना है। यानी जितना दूरी यहां पर है 2 कार्बन के बीच में एकदम उतना ही दूरी यहां पर होगी, एकदम उतना ही दूरी यहां पर होगी, एकदम उतना ही दूरी यहां, और एकदम उतना ही दूरी यहां, यानी सब दूरी बराबर होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सब दूरी बराबर हो, नहीं कहीं पे डबल बॉन्ड है या कहीं पे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो डबल बॉन्ड लगा रहे हैं नहीं वैसे नहीं काम चलेगा, नहीं ये जो डबल बॉन्ड है क्या है वो रोटेटिंग है, बस में है ना। ये डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो क्या है सब जगह फैला हुआ है, थोड़ा 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 डबल बॉन्ड सब जगह फैला हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जब बॉन्ड तोड़ने गया, ऐसा नहीं होता है कि बॉन्ड तोड़ने गया, पता करते हैं भाई, नहीं तो बॉन्ड तोड़ने गए तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड पहले तोड़ा गया, नहीं तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में हम लोग को मान लिए कि 50 किलो जूल ऊर्जा लगा, कितना लगा 50 किलो जूल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जब तोड़ने गए तो मान लेते हैं कि हम लोग को 80 किलो जूल ऊर्जा लगा, कितना लगा 80 किलो जूल ऊर्जा लगा। आज जब बेंजीन के डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए गए नहीं तो ना 50 लग रहा है ना 80 लग रहा है, यहां पर लग रहा है 70 जूल, नहीं तो इसका मतलब हुआ कि ना ये सिंगल है ना डबल है, बस में रहा है, इन दोनों के बीच का कौन है, बस में रहा है। ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है। हम लोग क्या मालूम चल रहा है कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो ऊर्जा लग रहा है 50, और डबल बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं तो लग रहा है कितना 80। आज जब बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है तो चले तुरे नहीं, तो जब तुरने गए नहीं एनर्जी सप्लाई किए 50 तो बॉन्ड टूटिए नहीं रहा है, अच्छा लगता है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला एनर्जी सप्लाई करो 80 सप्लाई करो, 80 सप्लाई किए नहीं तो 80 सप्लाई करने से पहले ही टूट गया, अरे नहीं बस मेरे, क्योंकि ऊर्जा आप धीरे धीरे देते हैं, ऐसा नहीं है कि 80 ऊर्जा पकड़े या उठा कर पटक दिए, नहीं आप किसी चीज को हीट करते हैं धीरे ना हीट करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देखे कि अरे तो कम ही एनर्जी पे टूट गया, नहीं तो ये कौन सा बॉन्ड है भाई, तो अच्छा ये पार्शियल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, नहीं एंड 2 एटम के बीच में आंशिक आबंध भी उपस्थित हो सकता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आंशिक आबंध का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, रेजोनेंस, बस में आ रहा है
उसीलिए उन्होंने बोल रहे थे कि सिग्मा पाई वन पढ़ा देंगे तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें अब ये सब कॉन्सेप्ट यूज करता है। कुछ बुझाया ये? कुछ भी तो बुझाना चाहिए। नहीं, उतना आप लोग अब समझदार हो गए हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए, तो अब बेंजीन का कोई अगर पूछेगा आपसे तो ये और ये नहीं, ये होगा। बस में रहे अच्छी में। देखिए ना, बुक में तो ऐसे ही बनाया रहता है। नहीं, बुक वाला तो और आलसी होता है, सब ऐसे ले लेगा, ऐसे गोल खींच देगा। बस में रहे, ऐसे ले लेगा, ऐसे गोल खींच देगा। बस में गोल खींचने का मतलब क्या है? इस गोल का मतलब पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग, पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग, ध्यान रखना है। चलिए,